हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू एंड वेलकम टू ऑल यूनिवर्सिटी साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आप किस टाइप के पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हो? ऐसे क्वांटम पार्टिकल जिनका स्पिन हाफ इंटीजर हो, उन पार्टिकल्स को हम फर्मी पार्टिकल्स भी बोलते हैं और फर्मी पार्टिकल्स के लिए फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली ऐसे क्वांटम पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर हो, आई रिपीट अगेन, ऐसे क्वांटम पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर हो, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोसोन पार्टिकल्स और बोसोन पार्टिकल्स के लिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने से पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आप फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना, उसके बाद बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आप स्टडी करना। क्यों? बिकॉज दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि आप फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई कर रहे थे फर्मी पार्टिकल्स के लिए और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई करते हो फॉर बोसोन पार्टिकल। ठीक है, वहां पे हम फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव कर रहे थे, यहाँ पे हम बोसोन पार्टिकल्स के लिए बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट सेम है, जस्ट डिफरेंस है तो इतना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आप फर्स्ट स्टेप करते हो ना वहाँ पे डेरिवेटिव पार्ट में। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो अभी पहले आप फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स वाला लेक्चर अटेंड करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, आपको रियलाइज होगा कि दोनों सेम है, आपको एक समझ आ गया तो अपने आप बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आप कर लोगे। ठीक है, जस्ट डिफरेंस कितना किसका है वहाँ पे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का है। फर्मी पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रूल में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अलग निकल के आता है। बोसोन और जो पार्टिकल्स होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अलग निकल के आता है। ठीक है, बाकी कंप्लीट डेरिवेशन सेम है। तो बात समझ आएगी आपको? इसको स्टडी करने से पहले इससे प्रीवियस लेक्चर फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आपको अटेंड करना। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के बीच में और बोसोन-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है वो भी समझ आ जाएगा और कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन रूल के डेरिवेशन की जो कॉन्सेप्ट्स है, जो स्टेप्स है वो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर कि आप किस टाइप के पार्टिकल्स के लिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो, किस टाइप के पार्टिकल्स के लिए, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए। और जैसे ही हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं हमेशा दो वर्ड्स माइंड में क्लिक होने चाहिए। द फर्स्ट इज क्वांटम पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, सेकंड इज क्वांटम पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं नेचर। ठीक है, अब क्वांटम पार्टिकल्स में भी स्पिन के अकॉर्डिंग हम टू टाइप के पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, स्पिन हाफ इंटीजर। द फर्स्ट इज स्पिन हाफ इंटीजर एंड द सेकंड इज स्पिन इंटीजर। स्पिन हाफ इंटीजर पार्टिकल्स को आप फर्मी पार्टिकल्स बोलते हो, फर्मी पार्टिकल्स के लिए फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो। सिमिलरली स्पिन इंटीजर क्वांटम पार्टिकल्स को आप बोसोन पार्टिकल बोलोगे और बोसोन पार्टिकल्स के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करोगे। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई की जाती है? ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स जिनका स्पिन इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब समझते हो ना, 1 2 3 इंटीजर नंबर। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं, फोटोन का स्पिन कितना होता है? 1 ना। फोटोन का स्पिन कितना होता है? 1 होता है। तो ये बोसोन पार्टिकल्स है। ठीक है, तो बोसोन पार्टिकल्स के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करोगे। तो ऐसे क्वांटम पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर होता है उन पार्टिकल्स को हम बोसोन पार्टिकल्स बोलते हैं और बोसोन पार्टिकल्स के लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करोगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करोगे। ठीक है, बोसोन पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? टू एंड मोर पार्टिकल्स कांट बी ऑक्यूपाई इन द सेम क्वांटम स्टेट। एक ही क्वांटम स्टेट्स में दो से ज्यादा पार्टिकल्स स्टे नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, बट बोसोन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक सेल के अंदर कितने भी नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल्स स्टे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है?
फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान हो तो फर्मी पार्टिकल्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई हम वहां पे एक सब सेल में केवल एक ही पार्टिकल को फिल अप कर पा रहे थे ना। बट बोसोन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे एक सब सेल के अंदर आप कितने भी नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल्स को स्टे करवा सकते हो। एक कमरे में कितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ओके, आम लैंग्वेज में हम बात करें तो इन पार्टिकल्स में भाईचारे वाली प्रवृत्ति होती है। बोलते हैं ना कि भाई आजा तू भी रह ले, आजा तू भी रह ले, मेरे पास स्पेस है, आजा तू भी रह ले, मैं एडजस्ट कर लूंगा, आजा तू भी रह ले। तो इट मीन इनमें स्ट्रॉन्ग भाईचारा होता है। बोसोन पार्टिकल में एडजस्टेबल क्वालिटी होती है, ये एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। एक सबसेल में कितने भी नंबर ऑफ बोसोन आप फिल अप कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल्स स्टे कर सकते हैं। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। थर्ड, हम वहां बात करते हैं वेव फंक्शन की। ठीक है, फर्मी पार्टिकल्स के वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक टाइप के होते थे और बोसोन पार्टिकल के वेव फंक्शन सिमेट्रिक टाइप के होते हैं। नेचर किस टाइप का होगा? सिमेट्रिक टाइप का होगा। और आपको थोड़ा बहुत रिमेंबर हो तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन आप किसे बोलते हो? इफ यू अप्लाई एक्सचेंज ऑपरेटर, इफ यू अप्लाई एक्सचेंज ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन, आप किसी भी वेव फंक्शन पे एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो उसके बाद भी वापस वही ऑपरेटर निकल के आता है, तो आप क्या बोलते हो कि जो ये वेव फंक्शन है उसका नेचर सिमेट्रिक है ना। ठीक है, जिस तरह से फर्मी के एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं, फर्मी पार्टिकल्स के बोसोन पार्टिकल के वेव फंक्शन किस टाइप के होंगे? सिमेट्रिक इन नेचर। आप इन पे एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो वापस वही वेव फंक्शन निकल के आता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। और डिफरेंसेस भी आप बता सकते हो ना। तो फर्मी पार्टिकल और बोसोन में, फर्मी पार्टिकल्स हाफ इंटीजर पार्टिकल्स होते हैं, बोसोन इंटीजर पार्टिकल्स होते हैं। फर्मी पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बोसोन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, wave function of Fermi particles are antisymmetric in nature, but the wave function of boson particle symmetric in nature. ठीक है, तो डिफरेंसेस भी आप बता सकते हो ना। और फर्मी पार्टिकल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, बोसोन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बोसोन एंड फर्मी पार्टिकल्स। ठीक है, और तो पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो। उसके बाद जिस तरह से हम फर्मी पार्टिकल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव कर रहे थे, सिमिलरली हम बोसोन पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले ये थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद हम डेराइव कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, कैमरा तो चल रहा है ना। द फर्स्ट इज, यहाँ एक्सटर्नल साउंड बहुत परेशान करता है। देखो अभी क्या रूम शिफ्ट किया है, रूम शिफ्ट की वजह से अपना सेटअप भी नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से ये सेटअप हो पाया है। और जैसे ही सेटअप हुआ है तो रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे जो एक्सटर्नल साउंड है ना वो बहुत परेशान करता है बाहर से। देखो इधर लिख लो उसको पहले। दिस स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिकल इंस्टेंस। चलो अब कर लेते हैं स्टार्ट। This statistics is used for identical and indistinguishable particles whose spin quantum number are integer. Okay? ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स, देखो क्वांटम पार्टिकल्स मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट मैंने 2 वर्ड यहाँ पे मेंशन किया, आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल। जहाँ पे ये दोनों वर्ड है मतलब वो क्वांटम पार्टिकल्स है। ठीक है ना। This statistics is used for identical and indistinguishable particles whose स्पिन क्वांटम नंबर आर इंटीजर। उनका स्पिन नंबर क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा। लाइक फोटोन, फोटोन का स्पिन कितना होता है? 1 होता है। एंड द हीलियम, ठीक है, बोथ आर बोसोन पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज बोसोन पार्टिकल्स। इन क्वांटम पार्टिकल्स को हम बोसोन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ऐसे क्वांटम नंबर, ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स जिनका स्पिन क्या हो? इंटीजर नंबर हो, उन्हें हम बोसोन पार्टिकल्स बोलेंगे। और बोसोन पार्टिकल्स के लिए ही आप क्या अप्लाई करते हो? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो। ठीक है, एंड दे डू नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इट मीन एक सबसेल में कितने भी नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल्स रह सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि एक सबसेल में केवल आप एक ही पार्टिकल फिल करोगे, नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल एक सबसेल के अंदर आप फिल कर सकते हो। ठीक है, सो दस देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी क्वांटम स्टेट। एक क्वांटम स्टेट में
कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल्स आर सिमेट्रिक इन नेचर। क्लियर है ये बात भी कि जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं उनका वेव फंक्शन किस टाइप का होगा, सिमेट्रिक इन नेचर होगा। सबसे पहले इस जो स्टैटिस्टिक्स को जो प्रपोज किया था वो सत्येंद्र नाथ बोस ने प्रपोज किया था 1924 में। तो जब एग्जाम में बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव करने का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है। पहले बेसिक समझाना है कि किस टाइप के पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हो। पाउलिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, इट मीन देयर आर नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सबसेल। एक सबसेल के अंदर कितने भी नंबर ऑफ बोसॉन पार्टिकल्स से कर सकते हैं। वेव फंक्शन इसके एसोसिएटेड सिमेट्रिक इन नेचर होंगे और फर्स्टली इसको प्रपोज किया था 1924 के अंदर सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रूल को डेराइव करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं इरेज कर देती हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रूल। जिस तरह से फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम डेराइव कर रहे थे, सिमिलरली हमें यहाँ पे डेराइव करना है। नाउ हम डेराइव करते हैं बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डेराइव करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करना है एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने यहाँ कंसिडर किया है। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ वॉल्यूम वी। ये क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम जिसका वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी है, ठीक है। जिस तरह से हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम को डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ सेल्स में, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी इस आइसोलेटेड सिस्टम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सेल्स में। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो के सेल्स के अंदर डिवाइड है। कितनी सेल्स के अंदर डिवाइड है, के सेल्स के अंदर डिवाइड है। N1, N2, N3, N4 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन्हें हमें इन सेल्स के अंदर फिल करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 के सेल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये रहा I +1 ith+1 एंड दिस इज के सेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करना है जिसका वॉल्यूम V है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब दो चीजें वापस क्लिक होनी चाहिए दिमाग में। द फर्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे, सेकेंड इज टोटल मीन एनर्जी अनचेंजेबल रहेगी। टोटल मीन एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, आइसोलेटेड सिस्टम जिसका वॉल्यूम V है, इसको हमने डिवाइड किया है के सेल्स के अंदर, ठीक है। नाउ फर्दर के सेल्स सब सेल्स के अंदर डिवाइड है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जैसे ये फर्स्ट सेल है ना, ये फर्स्ट सेल फर्दर सब सेल्स के अंदर डिवाइड है। वापस आ जाओ आप अपने एग्जांपल्स पे। लाइक आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, कॉलेज। आइसोलेटेड सिस्टम आपका क्या है, कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स आपकी क्या है, क्लासरूम्स, क्या है, क्लासरूम्स। और यहाँ पे जो सब सेल्स आप लेके चल रहे हो वो सब सेल्स यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स, या फिर हम बात करें यहाँ पे चेयर्स या सीट्स है, ठीक है। यहाँ पे सीट्स है जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। तो सिमिलरली आइसोलेटेड सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया सेल्स में, और हर एक सेल अगेन सब सेल्स के अंदर डिवाइड है। तो हमने ये फर्स्ट सेल ली और इस फर्स्ट सेल के अंदर सब सेल्स बना दी, ठीक है। अब इन सब सेल्स में हमें बोसॉन पार्टिकल्स को फिलअप करना है, उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद डेरिवेशन पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे आप इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालें, पहले इसको लिख लो, फिर मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ वॉल्यूम V। सबसे पहले हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जिसका वॉल्यूम V है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू k नंबर ऑफ सेल्स। इसको हमने k सेल्स के अंदर डिवाइड किया है एंड N1, N2, N3, Nk आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद मीन एनर्जी epsilon1, epsilon2 एंड epsilon k and G1, G2, Gk be the number of subcells in cells 1, 2, 3 and k respectively। ये रहा आपका आइसोलेटेड सिस्टम, के सेल्स में हमने डिवाइड किया, फर्दर सेल्स को हमने सब सेल्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। नाउ द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द मैक्रो स्टेट N1, N2 एंड Nk इज गिवन बाय। अब आप खुद भी निकालो एक बार कि किस तरह से आप इसका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना दिमाग में, फर्मी में हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे आते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर के इरेज कर दूं, क्या मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा।
ये देखो अब किस तरह से हमें फॉर्मूला निकालना है। देखो इधर क्या कर रहे हो आप, आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर रहे हो ना, ये हमने कर लिया। सेल्स में डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ हमने सेल्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉलेज के अंदर क्लासरूम्स, और हर एक क्लासरूम्स में सीट्स अरेंज है, चेयर्स अरेंज है, जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सिमिलरली यहाँ पे सेल, अब इस सेल के अंदर भी अगेन क्या है, सब सेल्स है। कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है ना, बिल्कुल भी। लाइक मैंने ये बता दिया, ये सेल फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से हमारे पास के नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल को मैं उठा लेती हूँ, ये रही मेरी फर्स्ट सेल, ये रही फर्स्ट सेल। अब फर्स्ट सेल में G1 नंबर ऑफ सब सेल्स है, कितनी, G1 नंबर ऑफ सब सेल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब सेल्स बना दो, ये हमने सब सेल्स बना दो, ठीक है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ बॉसन्स को फिल करना है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इधर आओ, G1 लेट अस कंसीडर कि मेरे पास जो G1 सब सेल्स है वो यहाँ पे कितनी है, मेरे पास 2 सब सेल्स है, ठीक है। और N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मुझे इस सेल के अंदर फिल करना है, वो कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 3 है। एग्जाम्पल देखिए मैं समझा रही हूँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से किस तरह से निकालेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये रहा आपका फर्स्ट सेल में G1 नंबर ऑफ सेल्स है, वो हमने 2 डिफाइन किया है। तो आप यहाँ पे 2 सब सेल्स बना दो, ये रहिए आपकी 2 सब सेल्स, द फर्स्ट सब सेल्स दिस एंड सेकेंड सब सेल दिस। 3 नंबर ऑफ बोसोन है जिन्हें हमें फिल करना है। तो आप खुद बताओ यहाँ पे कि आपके पास कितने वेज हो सकते हैं कि आप इन पार्टिकल्स को फिल कर सकते हो। बोसोन पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई आप एक सब सेल के अंदर कितनी भी नंबर ऑफ बोसोन फिल कर सकते हैं। तो देखो एक बार यहाँ पे द फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सब सेल ए बता रही हूँ मैं, सेकेंड सब सेल को मैंने बी बताया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज इज सभी के सभी पार्टिकल्स फर्स्ट सेल में आ जाए, तीनों के तीनों बोसोन पार्टिकल और सेकेंड एम्प्टी रहे, तीनों के तीनों बोसोन पार्टिकल्स कहाँ है, फर्स्ट सेल में, और सेकंड क्या है, एम्प्टी। द सेकंड प्रोबेबिलिटीज इज कि फर्स्ट एम्प्टी हो जाए और तीनों के तीनों पार्टिकल सेकंड सब सेल के अंदर आ जाए। फर्स्ट एम्प्टी कर दिया, तीनों के तीनों पार्टिकल सेकंड सब सेल में आ गए, ठीक है। और क्या वे हो सकते हैं, देखो कितने भी नंबर ऑफ बोसोन रह सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 पार्टिकल्स आ जाए, ये लो फर्स्ट सेल में 2 पार्टिकल और सेकंड सेल में केवल एक ही पार्टिकल रहे। तो हम यहाँ पे भी ये बना देते हैं, ये 2 पार्टिकल फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में केवल एक ही पार्टिकल गया, फर्स्ट सेल में 1 पार्टिकल गया, सेकंड में 2, तो ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 वेज निकल के आ रहे हैं। मैं ये आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे के बता रही हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फॉर बोसोन पार्टिकल निकाल लेंगे। किस तरह से, देखो कितना निकल के आ रहा है आपके पास, 4 निकल के आ रहा है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, देखना इधर W1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाल दूँ, ठीक है। N1 प्लस G1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय N1 फैक्टोरियल G1 माइनस 1 फैक्टोरियल। करके देख लो ना, W1 कितना आएगा, देखो N1 कितना लेके चल रहे हो, 3 ना, पुट कर दो 3 प्लस G1 कितना है 2 माइनस का 1 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 माइनस का 1 फैक्टोरियल। इफ यू सिंप्लीफाई दिस 3 plus 2 5 minus 1 is 4 factorial is divided by 3 factorial, 2 minus 1 is 1 factorial. Okay, if you simplify you can write this 4 multiple 3 factorial and 3 factorial से 3 factorial divide and the value is 4, value will be 4। तो इस तरह से आप हर एक सेल्स के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। जिस तरह से हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि एक सब सेल, हमने एक सेल कंसिडर की जिसमें 2 सब सेल लिए, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, तो हमारे पास कितने आ रही है, 4 पॉसिबिलिटीज आ रही है और इसका फॉर्मूला इस तरह से निकल के आ रहा है। तो सिमिलरली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बोल सकते हो, डायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या बोल सकते हो आप ऑल सिस्टम के लिए, W इक्वल टू हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, I इक्वल टू 1 to K। टोटल K सेल्स है ना, K सेल्स के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। क्या बनेगा, देखो फर्स्ट के लिए चलो मैं एक बार
इंडिविजुअल लिख देती हूँ, उसके बाद आपको कंप्लीट लिखवा दूंगी। फर्स्ट सेल के लिए बताओ कितना आ रहा है, n1 प्लस z1 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल z1 माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली सेकेंड सेल के लिए भी लिखोगे ना आप, n2 प्लस z2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय n2 फैक्टोरियल z2 माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब कहाँ तक जाओगे, के सेल्स तक जाओगे, तो यहाँ पे एन के प्लस जी के माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन के फैक्टोरियल जी के माइनस 1 फैक्टोरियल। इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फॉर बोसॉन पार्टिकल निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में इतनी दिक्कत ही नहीं आई थी, क्यों नहीं आई, बिकॉज वहाँ पे तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, तो एक सबसेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर, एक इलेक्ट्रॉन इट मीन एक फर्मी पार्टिकल को फिल करना है। बट यहाँ पे तो आप एक के अंदर कितने भी नंबर ऑफ बोसॉन फिल कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका फॉर्मूला इस तरह से निकल के आ रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का। ओके, सो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, अब तो इरेज कर दो, समझ आ गया ना आपको। देखो एग्जाम में आप यहाँ से ये डायरेक्ट लिखो तब भी ठीक है, आपको ये समझा के लिखना है तो और भी मच बेटर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप एग्जाम में लिख के आना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये फॉर्मूला किस तरह से निकल के आता है, आप डायरेक्ट याद करो, इससे बेटर है इसको समझ ही लो ना, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, W कितना आ रहा है आपके पास, W इक्वल टू मैथमेटिकल साइन पाई इक्वल टू I इक्वल टू 1 टू के सबसेल्स है हमारे पास यहाँ पे, ओके, एंड के प्लस प्लस जी के माइनस का 1 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय एंड के फैक्टोरियल जी के माइनस का 1 फैक्टोरियल। कोई डाउट है क्या फॉर्मूले में, कोई डाउट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कैसे बोलोगे आप लोग तो। चलो देखो कोई ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। देखो अब यस आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन रूल पे, स्टेप्स रिमाइंड करो, स्टेप्स आपके क्या क्या थे। द फर्स्ट स्टेप इज टेक द लॉन्गिथम, ले रहे थे ना, स्टेप्स याद कर होंगे आपको। सबसे पहले हमें W लिखना होता है, सेकेंड स्टेप में हमें एल W निकालना होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें डेल एल W निकालना होता है, फोर्थ स्टेप में हमें डेल एल W को 0 पुट करना होता है, फिफ्थ स्टेप में हमें लेग्रांजियन मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हैं, ये एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें। तो फर्स्ट स्टेप इज एल W लॉन्गिथम हमें इसका लेना है, तो इसको और इजी बनाने के लिए देखो यहाँ पे एन के इज द नंबर ऑफ बोसॉन पार्टिकल्स, लार्ज क्वांटिटी है, जी के इज द नंबर ऑफ सेल्स, वो भी लार्ज क्वांटिटी है, ओके। तो 1 तो एन के और जी के कंपेयर में हम स्मॉल क्वांटिटी मानते हैं, तो हम इसको इजीली यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी रहेगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट हियर एन के एंड जी के both are large quantity, large quantity, so we can neglect 1 here। आप 1 को नेग्लेक्ट करोगे तो W आपके पास कितना निकल के आएगा, I इक्वल टू 1 टू के जी एन के प्लस जी के फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय एन के फैक्टोरियल, के इसके सबस्क्रिप्ट में है एंड जी के फैक्टोरियल, ठीक है। सो नाउ क्या करें, अब लॉन्गिथम ले ले, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टेक द लॉन्गिथम, टेक द लॉन्गिथम, लो एल W, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ना, किस में कन्वर्ट होगा, बेसिक आइडेंटिटी पे आ जाओ, ln कितना होता है, ln प्लस ln तो यहाँ पे तो सभी मैथमेटिकल यहाँ पे मैथमेटिकल की बात करूँ तो सभी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस की फॉर्म में। प्लस को मैं यहाँ पे समेशन लिख रही हूँ, I इक्वल टू 1 टू के, ठीक है। करो यस, क्या करना है आपको, लॉगिथम लेना है, तो ले लो ln एन के प्लस जी के फैक्टोरियल, ठीक है। डिनोमिनेटर में है ln a इज डिवाइड b, कितना होता है ln a माइनस ln b, तो अप्लाई करो माइनस ln एन के माइनस ln जी के, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल क्वांटिटी, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखो, स्टेप समझ आए। ये इसके डिनोमिनेटर में तो दोनों, ठीक है, ये वाली टर्म हमने माइनस ऑफ दिस लिख ली, बट ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वाली हमने यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ पे साथ अप्लाई किया।
ओके सो नाउ आ जाओ अब मैथमेटिकल पोर्शन पे। फैक्टोरियल में लॉगरिथम में लार्ज क्वांटिटी है, हाउ यू सिंप्लीफाई स्टेयरलिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ फॉर्मूला। सो अप्लाई स्टेयरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। याद ही हो गया होगा ना। तो क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, ln x फैक्टोरियल इक्वल टू x ln x माइनस x। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, सो अप्लाई करते हैं। तो ln w आपके पास कितना आएगा, i इक्वल टू 1 to k। करते जाओ, आप भी खुद से भी करते जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। x यहाँ पे x क्या है, एन के प्लस जी के। ln x इट मीन ln एन के प्लस जी के माइनस एक्स माइनस का एन के प्लस का जी के। कोई डाउट नहीं है, जस्ट सिंपल ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट इज माइनस, माइनस अप्लाई करो इस पे अप्लाई करोगे इट मीन एन के एल एन के माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस एन के। कोई डाउट, ठीक है। सिमिलरली इस पे अप्लाई करो जीके पे, देखो माइनस के वाला साइन लगा रही हूँ मैं। जीके पे अप्लाई करोगे जीके एल एन जी के माइनस ऑफ जी के आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का जी के। ये रहा आपका स्केलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो हम इसको भी खोल लें इस वाले ब्रैकेट को। यदि आप इसको खोलोगे तो यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस साइन एंड दिस इज योर आंसर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। देखो एक बार कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस हो रहा है। एन के से एन के कैंसिल, जी के से जी के कैंसिल एंड एक्सप्रेशन आपका छोटा बन गया है। यहाँ पे एल एन डब्ल्यू कितना आ रहा है, दिख रहा है ना आपको नीचे का, एन के प्लस जी के एन के प्लस जी के माइनस का एन के एन के माइनस का जी के एल एन जी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पहले आप लिख लो यहाँ तक। एक मिनट एक करेक्शन करना। आई इक्वल टू 1 to k लेके चल रहे हैं ना हम, यहाँ के क्यों लिख रहे हैं हमेशा, आई लिखो इसको करेक्शन करना होगा ना। देखो जहां जहां हमने के लिखा है ना, आई इक्वल टू 1 to k लेके चल रहे हैं ना, आई सेल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जहां जहां के लिखा है वहां आई कर दो। ध्यान नहीं रहा ये पढ़ाते पढ़ाते, आई करो उसको सब जगह है ना। समेशन आई इक्वल टू 1 to k है ना, तो हम यहाँ के क्यों लिख रहे हैं, सब जगह करेक्ट करना आप। आई लिखना बेटा यहाँ पे, कर लोगे ना आप इतना सा करेक्शन। तो ऑफलाइन में तो अभी सारे बच्चे चिल्ला उठते हैं। करेक्ट करो आप भी, के की जगह सब जगह आई कर दो। समेशन आई इक्वल टू 1 to k कराया ना हमने। नोट्स की धज्जियां उड़ गई होगी अब तो, कोई ना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। वापस लीजिए आप, करें आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, यस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं। तो ले लेते हैं हम इसका लॉगरिथम, तो हमने ले लिया है ना। अब हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है और डेरिवेटिव लेके 0 पुट करना होता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है। तो कर देते हैं डेल एल एन डब्ल्यू, निकालो आप खुद भी निकालो और मैच करना क्या सेम आ रहा है आपका आंसर और मेरा आंसर। निकालो आप खुद से भी निकालो, करो डिफरेंशिएटिंग इट करो। डेल एल एन डब्ल्यू, यस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k। इसका करें पहले, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा ना इससे। करो फर्स्ट कांस्टेंट, ये रहा फर्स्ट कांस्टेंट। सेकेंड का डिफरेंशिएशन एल एन एक्स का कितना होता है 1/x। ठीक है, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज है तो आपके पास कितना आएगा डेल एन आई प्लस जी आई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो इसका तो क्या होगा 0 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेल एन आई, सेकेंड कांस्टेंट तो हमने रख दिया यहाँ पे सेकेंड कांस्टेंट। जी आई का क्यों नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ सक्सेस कांस्टेंट क्वांटिटी ना,
ठीक है, माइनस माइनस करो। अब इसका अगेन फर्स्ट और सेकंड से होगा। फर्स्ट को कांस्टेंट, ये रख दिया हमने फर्स्ट को कांस्टेंट, ln ni 1 अपॉन ni, ni का अगेन होगा डेल ni, ठीक है, माइनस माइनस फर्स्ट का करो ni, ni का कितना होगा डेल ni, आपके पास सेकंड कांस्टेंट तो ln ni, करते जाओ आप भी। इसका करोगे तो जीरो ना, जी आई नंबर ऑफ सबसेल्स कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका तो कितना आएगा जीरो। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन। कोई डाउट नहीं है? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो क्या एक्सप्रेशन रह रहा है आपका पास यहाँ पे, i इक्वल टू 1 to k, दिस कैंसिल ना, ni कैंसिल, ओके, एंड द रिमेनिंग टर्म इज डेल ni प्लस डेल ni ln ni प्लस ji माइनस का डेल ni माइनस डेल ni ln ni, ठीक है। देखो ये भी कैंसिल हो गया और छोटा एक्सप्रेशन आ गया ना आपके पास, ठीक है। एंड जो एक्सप्रेशन विल बी डेल ln w इक्वल टू i इक्वल टू 1 to k ln ni प्लस ji माइनस ln ni, यहाँ से डेल ni आप कॉमन ले लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यही आ रहा है आंसर, ठीक है। नाउ अप्लाई द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन बाय मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन। क्या होगी, क्या करते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके जीरो पुट कर देते हो, कर दो ऊपर। यदि हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, i इक्वल टू 1 to k ln ni प्लस ji माइनस ln ni डेल ni इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। आ जाओ अब सेकंड स्टेप्स, लास्ट स्टेप क्या रहती है, लैग्रेंजियन मेथड अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप कौन से कॉन्सेप्ट पे जाते हो, आइसोलेटेड सिस्टम ना, क्योंकि आप जो सिस्टम लेके चल रहे हो क्या है आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, कांस्टेंट क्वांटिटी में आप चेंज करते हो तो कितना आता है, जीरो ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कहाँ तक, k तक कितना आएगा जीरो, या आप बोलो तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k डेल ni इक्वल टू जीरो। बाय देखो जब आइसोलेटेड सिस्टम लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली मीन एनर्जी, ठीक है, मीन एनर्जी I इक्वल टू 1 to k डेल ni एप्सिलॉन r इक्वल टू जीरो। चेंज इन मीन एनर्जी कितना होता है, जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ मैं अप्लाई लैग्रेंजियन मेथड, पहले ये लिख लूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। समझ तो आ रहा है ना? एक तो तुम लोग रेस्पॉन्स ही नहीं देते, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता तो दिया करो क्या है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। कुछ इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करेंगे अपन। और लाइक भी कर दिया करो, लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हो ना। देखो आगे कर दो, थोड़ा सा इरेज ऊपर कर। यस, नाउ वी अप्लाई लैग्रेंजियन मेथड, करो अप्लाई। नाउ अप्लाई लैग्रेंजियन मेथड, करो अप्लाई। इफ वी अप्लाई लैग्रेंजियन मेथड क्या होता है, इसको माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है ना, इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का बीटा, और किस में ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में, इट मीन प्लस इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। कर दो सिंप्लीफाई। यस, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 6। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k, सबके अंदर कॉमन है तो मैं बाहर ले रही हूँ। माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का अल्फा डेल ni, माइनस का बीटा से मल्टीप्लाई करना है माइनस का बीटा डेल ni एप्सिलॉन i, इसको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 5। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 5, क्या है आपका, प्लस ln ni प्लस ji, ठीक है, माइनस ln ni, यहाँ पे भी डेल ni है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कोड आउट, इक्वेशन 5 में हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ओके, करो सिंप्लीफाई, जैसा फॉर्मी में कर रहे थे सेम वो का वही है।
बोस बोस इसमें क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स की हमने, फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की हमने, तो सेम स्टेप्स है, सारी सेम स्टेप्स है ना इजी। पता नहीं क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, लेकिन है बहुत इजी। एक समझ आ जाता है तो अपने आप सब समझ आ जाता है। कर लो, इसमें से कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई प्लस एल एन आई प्लस जी आई माइनस का एल एन आई। हमने यहाँ पे डेल एन आई कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल तो जीरो होने से रहे, तो ऑब्वियस दिस टर्म इक्वल टू जीरो, ठीक है। पुट कर दो आई इक्वल टू 1 to k माइनस का अल्फा माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई प्लस एल एन आई प्लस जी आई माइनस का एल एन आई इक्वल टू जीरो। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, ठीक है। देखो कैसे करना है, क्या करें, यस इन दोनों को यदि मैं RHS साइड लेके जाऊंगी तो एल एन आई प्लस जी आई माइनस का एल एन आई। यदि हम इसको RHS साइड लेके जाएंगे तो एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा, देखो अल्फा प्लस का बीटा एप्सिलॉन आई। कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये क्या है, एल एन ए माइनस एल एन बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एल एन ए डिवाइड बाय बी। तो आप भी लिख लो उसको एल एन आई प्लस जी आई इज डिवाइड बाय एन आई विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें, देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। एल एन आई से एन आई डिवाइड करोगे तो 1 प्लस जी आई इज डिवाइड बाय एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। अब इसका एंटीलॉग ले लो, टेक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। देखो एंटीलॉग लेंगे हम तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एल एन, एंटीलॉग लोगे तो एल एन हट जाएगा ना यहाँ पे, तो 1 प्लस जी आई इज डिवाइड बाय एन आई, 1 प्लस जी आई इज डिवाइड बाय एन आई। आई रिपीट अगेन, हमने यहाँ एंटीलॉग लिया ना, तो हमने RHS साइड में एंटीलॉग लगाया नहीं, भूल गए हम, ठीक है। अब इसको 1 को इधर लेके आओ, 1 को यदि आप इधर लेके आओगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, ठीक है। एन आई कैलकुलेट करना है, एन आई कितना आ रहा है, देखो जी आई इज डिवाइड बाय, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ और एन आई को इधर लेके आओ, तो एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस का बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। दिस इज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यही क्या है आपका बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इफ एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा को हम a जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है यदि हम मेंशन करें तो आपके पास एन आई कितना आएगा, बताओ एन आई कितना आ रहा है, एन आई इक्वल टू सी आई इज डिवाइड बाय ए एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लिख लो आप, दिस इज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट डेरिवेशन, आया समझ, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम, पहले तो हमने बेसिक समझा, बोसॉन पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है, पाउलिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला हमने, एल एन डब्ल्यू लिया, फिर उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई की, लैग्रांजियन मेथड अप्लाई किया और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन की, तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है एन आई इक्वल टू जी आई इज डिवाइड बाई ए एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। दिस इज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रूल से प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल डेराइव करेंगे, ठीक है।